और योग का एस्पेक्ट आप लोगों को बताया गया और योग के साथ साथ हमारा वेल बीइंग और हेल्थ और हमारा जो बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। एडिक्शन का टॉपिक सर ने हमसे बोला था कि एडिक्शन को आज हम कवर करेंगे। एडिक्शन से आप लोग बहुत कुछ समझते होंगे, तो कोई सरल शब्दों में एडिक्शन को आप बता सकते हैं, कोई भी जिसके बिना वेरी गुड। और कुछ लत कहते हैं उसको, और कुछ? अच्छा, जो एडिक्शन है आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमारे शरीर की समस्या है या माइंड की या बॉडी की, मतलब ब्रेन की? ब्रेन एंड बॉडी बोथ है। जी जी, देखिए जो सिस्टम्स हैं वो इंटर रिलेटेड है हमारी बॉडी, तो आज हम उसका मैकेनिज्म जानेंगे। देखिए जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा हम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एडिक्शन क्या होता है और कैसे हमको अफेक्ट करता है, आज हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एडिक्शन एंड द ब्रेन। मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रसी भट्ट है। मैं 11 ईयर से मेडिकल ऑफिसर हूँ मजीकरना हॉस्पिटल में, और मेरा 14 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड 25 ईयर्स का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आप लोग के सामने आए हैं और स्टार्ट करते हैं एडिक्शन एंड ब्रेन। तो हाउ डज द ब्रेन बिकम्स एडिक्टेड? ब्रेन एडिक्टेड बनता कैसे है ना? अगर आप लोगों ने अनुभव किया होगा, एक सिंपल हम चाय का भी लेते हैं तो चाय पीने की भी क्रेविंग होती है लोगों को, 4, 5, 8 बार भी पीने लग जाते हैं। तो वो भी एक तरह की एडिक्शन है। जो चीज़ हमारे ब्रेन को बार बार हमको चाहिए कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे, लिमिट में जब वो चीज़ है तो वो उतनी नुकसानदायक नहीं है। पर जब वो कंज्यूम हम उसको बार बार करने लगते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ उसी का थॉट आता है और उसी के बिना हम सोचते हैं कि अब नहीं रह सकते, तो वो जो कंडीशन आती है उसे एडिक्शन कहते हैं। मुझे लगता है हर कोई इस बात से वाकिफ होगा, ठीक है। Drug use of any type activates the same circuits as do behavior linked to survival and pleasure, like eating, bonding, playing. The drug causes a surge in level of brain chemical called dopamine, will result in increased feeling of pleasure. The brain remembers this pleasure and wants it repeated. तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसे कहता है डोपामिन। और ये जो डोपामिन है वही हमको फील गुड कराता है। जो हम फील गुड का सेंसेशन हम फील करते हैं वो होता है डोपामिन सर्ज से। तो जब भी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा हमको फील गुड होगा। और वो डोपामिन रिलीज होता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाना हमको माइंड से भी बहुत अच्छा लगता है, हमको क्रेविंग होती है खाना खाने की, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है, डोपामिन रश आता है। बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग होती है, हम लोग साथ में बैठते हैं, फैमिली साथ में बैठती है, कनेक्ट करती है, हंसते हैं, खेलते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग हमें डोपामिन सर्ज लेवल लाती है ना। प्लेइंग, कोई भी आप एक्टिविटी में है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कोई भी एक्टिविटी, उससे भी डोपामिन सर्ज आता है। तो ये चीज़ें आपको डोपामिन सर्ज दिलाती है। तो कोई भी ड्रग जो भी हमारे ब्रेन में डोपामिन सर्ज लाएगी वो हमको प्लेजर का फीलिंग देगी। तो ब्रेन को क्या होता है, वो प्लेजर का फीलिंग जो होता है वो रिमेम्बर हो जाता है। हमारे दिमाग में सर्किट्स होते हैं। आप लोग आईटी के बच्चे होंगे तो आप इतने अमेज हो जाओगे जानेंगे कि हमारे ब्रेन में इतने सर्किट्स बने होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और वो एनर्जी बार बार एमिट कर रहा होता है। तो इतना अभी मुझे एग्जैक्टली कुछ होता है कि इतना वोल्टेज वो वोल्ट एनर्जी क्रिएट करता है और सेंड करता है दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर, तो एक सर्किट क्रिएट होता है। अब वो सर्किट बन गया तो ब्रेन बार बार उस सर्किट को याद करता है। Why do people take drugs in the first place? क्यों हम ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं? एक तो फील गुड करने के लिए, फील गुड सेंसेशन जो आता है, टू हैव नोबल फीलिंग, सेंसेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो नई फीलिंग होती है, सेंसेशंस होते हैं और एक्सपीरियंसेस होते हैं। टू फील बेटर एंड टू लेसन एंजाइटीज, जो नेगेटिव इमोशंस हमारे थे। मैंने आपको पहले बात बताई थी, हमारे अंदर फैकल्टीज होती है, तो जो इमोशनल फैकल्टीज होती है वो बहुत चार्ज होती है। तो एंजाइटी, क्योंकि हमारा जो प्रिमिटिव सर्वाइवल ब्रेन है उसमें एंजाइटी ऑलरेडी है, हम एंशियस होते ही हैं, तो उस एंजाइटी को कम करता है, मरीज को कम करता है, फियर का जो होता है, क्योंकि प्रिमिटिव ब्रेन, हमारा जो ब्रेन मैकेनिज्म है वो जो सर्वाइवल, जैसे पहले के समय में कुछ नहीं होता था, क्या करते थे, हंटिंग करते थे सर्वाइवल।
तो वो सर्वाइवल वाला ब्रेन मैकेनिज्म हमारा अभी भी प्रेजेंट है। तो फियर, हाँ, क्योंकि उस टाइम में क्या होते थे, बड़े बड़े जंगली जानवर होते थे, उनसे बचना होता था, तो फियर हर समय कांस्टेंट बना रहता था। वो सर्वाइवल मैकेनिज्म अभी भी हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है। तो फियर एक हमारी टेंडेंसी है फियर की तरफ जाए। डिप्रेशन, डिप्रेशन की फीलिंग आती है, बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, हर किसी के साथ आती है। तो जब डिप्रेशन की फीलिंग आती है, होपलेसनेस, फेलियर कहते हैं ना, एक्सेप्ट, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर, सक्सेस, हर कोई सक्सेस नहीं पा सकता। हर दो ही चीज होते हैं जब भी आप एक्शन लेते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि हमारे हाथ में सक्सेस और फेलियर नहीं है। तो जब फेलियर आता है तब हम उसको कैसे कोप कर रहे हैं, उस टाइम में मैक्सिमम टाइम उसी टाइम में एडिक्शन की तरफ जाते हैं। और ये क्या क्या है, मूवमेंट जब भी हम करेंगे, बॉडी को हम जब मूव करें, जैसे भी आपने योगा करा, फुल बॉडी मूवमेंट्स हुए, तो उससे आपको फील गुड हुआ होगा, थोड़ा आपने अपने कॉन्शियस में चेंज देखा होगा, बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा आप एनर्जेटिक महसूस करोगे जब भी मूवमेंट होगा बॉडी। और जब भी मोटिवेशन होगा, मतलब हम ऐसी ये कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, तो एक रश आता है, एड्रेनलिन रश, तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता है। और इसमें हमारा डोपामिन सर्ज होता है। और एडिक्शन में डोपामिन सर्ज आता है। एडिक्शन के बाद कोई भी एडिक्शन का है, अगर किसी भी तरह का एडिक्शन आप ले रहे हैं, तो एक डोपामिन सर्ज आता है, तो अच्छा लगता है। रिवॉर्ड एंड वेलबींग, जब भी हम फैमिली के साथ होते हैं, एक वेलबींग की फीलिंग आती है, तो उस टाइम में भी हमारा डोपामिन रिलीज होता है। अब देखिए, लगातार ड्रग अब्यूज हो रहा है, कोई भी ड्रग अगर ली जा रही है लगातार, this begins as a choice. Brain imaging studies from drug addicted individuals show physical changes in areas of brain that are critical to judgment, decision making, learning and memory, behavior control. जब भी एडिक्टेड ब्रेन की जब इमेजिंग की गई, तो उस समय देखा गया कि हमारे ब्रेन में एरियाज होते हैं जो जजमेंट करता है, डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में इंस्टॉल्ड होते हैं एरियाज, और लर्निंग होती है, मेमोरी। कभी भी आप एडिक्टेड इंसान को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके लाइफ का और कुछ मोटिव नहीं रहता, उसका जजमेंट पुअर हो जाता है। आप उसके एक्शन देखेंगे, उसके जजमेंट नहीं होता किसी चीज़ में, वो राइट डिसीजन कभी नहीं ले सकता, और डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एरियाज हैं वो ऑलरेडी इनगल्फ्ड हो चुके हैं। और लर्निंग नहीं हो पाएगी। कहा जाता है लर्निंग जब तक है तब तक हम हैं, अगर हमारी लर्निंग स्टॉप हो गई तो हम डेथ के समान हैं। लर्निंग और मेमोरी नहीं रहेगी उस इंसान को। और बिहेवियर कंट्रोल, आपको पता ही है, बिहेवियर कंट्रोल उसको नहीं होगा, उसको पता नहीं है हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। आपने देखा ही होगा, ये सब नॉर्मल है। एक एडिक्टेड इंसान जो होता है, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है बिहेवियर कैसे कर रहा है वो। तो बिहेवियर कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है ब्रेन में, वो अफेक्ट हो जाता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज चेंजेस ऑल्टर द वे द ब्रेन वर्क्स। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इस तरीके से जो ब्रेन कैसे वर्क करता है वो पूरा ऑल्टर कर देता है। एंड मे एक्सप्लेन द कंपल्सिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑफ एडिक्शन। और इस तरीके से जो कंपल्सिव मतलब वो बंदा नहीं चाहता है ऐसा करना, और वो कंपल्सिव होकर उस एक्शन को कर रहा है, वो नहीं चाहता है। वो हो सकता है बहुत अच्छा इंसान हो अपनी प्रीवियस लाइफ में, पर वो आप कंपल्सिव होकर ये चीजें कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तो है ही। तो देखिए, आप सोशल हेल्थ भी उससे अफेक्टेड है, और फिजिकल, मेंटल, मतलब पूरा डिस्ट्रक्टिव है ये। अब ये साइकिल ऑफ एडिक्शन कैसे बनती है? सबसे फर्स्ट आता है इमोशनल ट्रिगर। क्यों आया इमोशनल ट्रिगर? ऑलरेडी ब्रेन में पाथवे बन चुका है, ब्रेन को मेमोरी है, ब्रेन को फील गुड चाहिए, ब्रेन से एक इम्पल्स आई कि मुझे फील गुड चाहिए, तो एक इमोशनल ट्रिगर आया। ठीक है, अगर आपने उस समय कंट्रोल कर दिया, जब कहते हैं एडिक्शन छोड़ना होता है तो आपको सबसे पहले उस पर वर्क करना पड़ता है। उसके बाद क्रेविंग आती है। क्रेविंग मतलब आपको वो चीज़ चाहिए। अगर मैं एक चाय का एग्जांपल दूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे चाय पीनी है, तो मैं चाय का इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एडिक्शन किसी चीज़ का हो, आपके ब्रेन पर वही असर जाता है। आप फोन पे अगर एडिक्टेड है ना, और ड्रग के एडिक्टेड है, आपके ब्रेन में सेम चेंजेस होते हैं। तो एडिक्शन हर सेंस में नुकसानदायक है। क्रेविंग भी आपको, क्रेविंग के बाद आपने वो रिचुअल करा, वो ड्रग लेने के बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी लिकर के रूप में और ड्रग्स के रूप में, किसी भी चीज़ में। सबको मुझे लगता है ये सब बेसिक नॉलेज सबको होता ही है। तो वो रिचुअल आपने किया,
यूज किया उस ड्रग को, उसके बाद देखिए जो गिल्ट है, ये इमोशन हर किसी को पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, तो एक गिल्ट का इमोशन आता है। तो जो गिल्ट का इमोशन, नेगेटिव इमोशन जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, हमारे हार्ट पे वो बहुत लोड लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमको डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, हम कभी, और उसके जो बेसिक कारण होता है बीच में कहीं ना कहीं वो एक इमोशन होता है। डायबिटीज का एक रिसर्च में माना गया जो बहुत लालची लोग होते हैं वो डायबिटीज होते हैं, और जो बहुत वरी में रहते हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो इमोशंस का ये बताया नहीं जाता है, पर ये है, क्योंकि जब भी कोई इमोशन होता है तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। गिल्ट होता है, और फिर विशेष, फिर आपको इमोशन, फिर आपको फील गुड चाहिए ना, आप गिल्ट में आ गए, आप फिर आप लो आ गए, लो वाइब्रेशंस में आ गए, फिर आपको हाई चाहिए, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो वो एडिक्शन ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है एक बार जो एडिक्शन स्टार्ट हो गई। एडिक्शन इज अ ब्रेन डिजीज, ये एक ब्रेन डिजीज है। एडिक्शन को हम बहुत लाइटली लेते हैं, पर ये जैसे और बीमारियां हैं वैसे ये भी एक बीमारी है, ब्रेन डिजीज है। कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है, कंपल्सिव बिहेवियर, बिहेवियर कंपल्सिव हो जाता है, हम ना चाहकर भी कंपल्शन के अधीन होकर हमें बिहेव करते हैं। कंटिन्यूड अब्यूज ऑफ ड्रग डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अब ड्रग अब्यूज स्टार्ट हो जाता है। जो पहले लिकर इंसान 60 ml लेता है ना, आपको होता ही है, अब वो उसको गुण भी बताता है, क्योंकि शुरुआत में बॉडी में बड़े अच्छे अच्छे प्रभाव होते हैं। वो आपको बताएगा कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो, मेरा फोकस बहुत अच्छा हो गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो 60 ml से 100 ml, और ये बढ़ते रहती है। क्यों? क्योंकि अब दिमाग में वो जो डोपामिन रश था वो 60 ml में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 100 ml में आएगा। हो सकता है बिना वाटर के वो नीड लेने लग जाए, सिर्फ वो डोपामिन रश के लिए। तो इसे कहते हैं ड्रग अब्यूज। परसिस्टेंट चेंजेस इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे जैसे एडिक्शन ड्रग अब्यूज की तरफ जाता है तो हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। ये हम देख सकते हैं हेल्दी ब्रेन है, और ये ड्रग अब्यूज ब्रेन। तो आप देख सकते हैं वो कितना क्लियर है, उसमें एरियाज एकदम क्लियर दिख रहे हैं, और ये पूरा ड्रग अब्यूज जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से ये मौत के कुएं के समान है। एडिक्शन जो है वो भी दूसरी डिजीज की तरह है, इट इज प्रिवेंटेबल, ये प्रिवेंटेबल है, इट इज ट्रीटेबल, ये ट्रीटेबल है, इट चेंजेस द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की एक बायोलॉजी है, होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी में, एक मेंटेनेंस है इनर एनवायरनमेंट का, तो वो उसको बिल्कुल ऑल्टर कर देता है। इफ अनट्रीटेड इट कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, एंड कैन सीवियरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अगर इसको ट्रीट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिगरेट ले रहा है, सिगरेट अगर बहुत मात्रा में ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म में उसको एस्थमा बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कंज्यूम कर रहा है, वो धुआं कंज्यूम कर रहा है ना, उसके इफेक्ट कौन हो रहे हैं, लंग्स हो रहे हैं। तो लेटर सीओपीडी, उसको सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये कंडीशन आनी ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। और कैंसर है, जो जो ये समस्या है वो उसको आनी ही है। इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग यूज, टॉलरेंस, जो मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे लीकर था 60 ml में उस व्यक्ति को पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब नहीं अच्छा लगेगा। 5 दिन तक अगर वो 60 ml लेगा उसको अब अच्छा नहीं लगेगा, अब उसको डोज बढ़ानी, अब वो 100 ml लेगा, फिर 120 ml लेगा, धीरे 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 अब वो डोज बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की टॉलरेंस होती है। कभी आप देखते होंगे एक मेडिसिन भी, पेन की मेडिसिन जो लोग कम खाते हैं, एक मेडिसिन से इफेक्ट आ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है वो मेडिसिन आपको ज़्यादा चाहिए होती है, आपको 3 टाइम खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की टॉलरेंस है, बॉडी सेट हो जाती है कि अब असर जो है इसमें आएगा, धीरे धीरे किसी भी चीज़ का असर कम होने लग जाता है, तो उसे टॉलरेंस कहते हैं, सेल्फ टॉलरेंस। अब डोज फ्रीक्वेंटली चाहिए, अब जो अगर वो लीकर ले रहा है तो उसको अब बार बार चाहिए, क्योंकि अब डोपामिन रश तो उसमें नहीं आ रहा है, जितना एक टाइम में आ रहा था अब नहीं आ रहा है, अब उसको 3 चाहिए। चेंज देयर मेथड ऑफ ड्रग इनटेक, अगर ड्रग इनटेक करते हैं वो तो बहुत सारे वेन्स के थ्रू और बहुत सारे जो तरीके होते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन के रूट को चेंज करते हैं ड्रग्स में। रन, फोरगो फूड एंड स्लीप बाय बिंज ईटिंग होती है, क्योंकि अब ब्रेन को पता नहीं है ना कि क्या खाना है, क्या डिसीजन लेना पुअर है, वो
तो कुछ भी खाएगा। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग कॉज इम्पेयरमेंट इन जजमेंट विद इंक्रीज इन इम्पल्सिविटी। जब स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है, इम्पेयरमेंट इन जजमेंट पुअर हो जाता है। मेरे स्टाफ का था एक व्यक्ति, मैं उस नाम नहीं बताऊंगी, उसकी वाइफ मेरे सामने आई थी, तो उसने कहा कि अब वो मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखता है। तो ये एडिक्शन का एक पार्ट है कि जजमेंट नहीं हो पाता है, व्यक्ति अपना घर परिवार सब छोड़ देता है। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग कॉजेज इम्पेयरमेंट इन जजमेंट पुअर हो जाता है, जजमेंट नहीं कर पाता वो इंसान और इम्पल्सिव हो जाता है। अब वो इम्पल्सिवली बिहेव करेगा। जब भी क्रोध का इम्पल्स है, ऐसे इम्पल्स आएंगे, इम्पल्सिवली बिहेव करेगा। Biochemically, alcohol and other drugs interfere with alter neurotransmitters that allow neurons to communicate with each other, tell our body what to do, how to react, what to experience, etc. These things all happen in the primitive brain. Biologically, alcohol and other drugs interfere with the alter neurotransmitters that allow neurons to communicate with each other, tell our body what to do, how to react, what to experience. देखिए, हमारा जो ब्रेन है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है, तो वो ब्रेन हमको आदेश देता है, तब वो एक्शन होता है। जब अब क्या होता है, अल्कोहल और जो दूसरे ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और वो पाथवे को ब्रेक करता है। अब क्या करता है वो, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑलरेडी जो बने हैं उनको ब्रेक करता है। और दीज थिंग्स ऑल हैपन इन द प्रिमिटिव ब्रेन। तो प्रिमिटिव ब्रेन जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन है वो कंडीशन है, जो सर्वाइवल मैकेनिज्म पहले से एंशिएंट था, जब हम जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं, हंटिंग करते थे। द 4 मेजर न्यूरॉन एड्रेस इन एडिक्शन अब्यूज आर, जो 4 मेजर न्यूरॉन्स एड्रेस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है मेन, देखिए सबसे पहले आता है डोपामिन। डोपामिन प्लेजर और रिवॉर्ड की फीलिंग हमको देता है। जब भी हमको प्लेजर की फीलिंग आती है, डोपामिन दर्शाता है। दूसरा आता है सेरोटोनिन, ये मूड के लिए, स्लीप के लिए, एपेटाइट के लिए और परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गाबा है रिस्पॉन्सिबल फॉर कामिंग, सेडेशन एंड एंटी एंजाइटी। एंडोर्फिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। जब एक्सरसाइज करी जाती है, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, इसलिए कहते हैं हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और वो हमारे बॉडी में पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। जो एजिंग होती है हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन के कारण ही होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कम करता है। तो ग्लूटामेट एक्साइटरी केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द विड्रॉल, और हमारे जो ग्लूटामेट होता है एक्साइटरी केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वल्नरेबिलिटी क्या है, व्हाई डू सम पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स व्हाइल अदर डू नॉट। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि क्यों कुछ ही लोग अफेक्ट होते हैं ड्रग से और कुछ लोग नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई ही ड्रग यूज करे, क्या कारण है इसके पीछे। रिस्क फैक्टर्स, सबसे पहले जेनेटिक। जीन्स में हमारे इंफॉर्मेशन होती है, आप लोग से आपको पता होगा सबको कि जेनेटिकली हर मतलब सब इंडिविजुअल का एक पैटर्न होता है, वो जीन्स में हमारे ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा है। और उसके बाद है ब्रेन मैकेनिज्म, एनवायरनमेंट, पीयर प्रेशर। आप लोग जानते ही हैं, 4 बच्चे होते हैं, 5 से भी कहते हैं अरे हम ड्रग यूज कर रहे हैं, आप भी करो, पीयर प्रेशर जो होता है। और बायोलॉजी में आता है, जेनेटिक्स हो गया, जेंडर भी रहता है, और मेंटल डिसऑर्डर्स। हाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स में भी ये मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मेंटल डिसऑर्डर में भी ड्रग्स ली जाती है और ड्रग इंड्यूस भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो ये दोनों चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एनवायरनमेंट में आता है क्योटिक होम एंड अब्यूज। हाँ, एक चीज और होती है, अगर किसी बच्चे का बचपन बहुत चैलेंजिंग रहा है, अगर कोई अब्यूज हुआ है, फिजिकल एंड सेक्सुअल एनी टाइप ऑफ अब्यूज, तो लेटर लाइफ में बहुत चांसेस है उसके एडिक्शन में पड़ने के, क्योंकि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है उसको भूलने के लिए उसका सहारा लेता है। जो गिल्ट एंड शेम की जो फीलिंग होती है उसको छुपाने के लिए उसका सहारा लिया जाता है। तो ये एनवायरनमेंट का कारण है। और ड्रग्स अर्ली यूज अगर किसी ने किया है तो अवेलेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बहुत जगह इजीली अवेलेबल रहता है। और कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर कॉस्ट बहुत सस्ता है, इजीली अवेलेबल है,
एडिक्शन होने के चांसेस है। जेनेटिक्स इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द रिस्क एडिक्शन। ये बहुत बड़ा कारण है जेनेटिक्स। द नेचर ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। जो ये नेचर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि जो जेनेटिक्स है, अब आप कहेंगे तो जेनेटिक्स हमारे हाथ में तो है ही नहीं कुछ, हम जेनेटिक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। रिसर्च में पाया है योगा एंड मेडिटेशन ये टीलोमेयर लेंथ को इंक्रीज करता है। और जीन्स में ऐसे जीन्स में एक पार्ट होता है, उसकी कैपेबिलिटी होती है रिन्यूअल की, उस पार्ट को वो इनहेंस करता है। तो जब भी हम योगा एंड मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जेनेटिक चेंजेस आते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमारे जीन्स में अगर है, अगर मेरे पेरेंट्स में एडिक्शन था तो मुझ में भी होगा। नहीं, हमें कैपेबिलिटी है चेंज करने की उस नॉलेज से। तो आप सब लोग नॉलेज, आप लोगों को नॉलेज हो गया है, तो जरूरत क्या है? चेंज के लिए एक्शन लेने। व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एडिक्शन? कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एडिक्शन में? सबसे पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आप सभी को पता है कि हम आज हर व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में है। हार्ट डिजीजेस बहुत कॉमन हो गई, अर्ली एजेस में हार्ट डिजीज आ रही है। आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे न्यूज़ में। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। हम स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, आज हमें ये नहीं बताया जाता है कि स्ट्रेस से हमें डील कैसे करना है। देखिए, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, किसी ना किसी फॉर्म में। एक छोटा बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, होमवर्क का स्ट्रेस, वो भी स्ट्रेस है। लोग कहते हैं स्ट्रेस, हम तो खुश रहते हैं। नहीं, स्ट्रेस में हर कोई रहता है। वर्क स्ट्रेस है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर तरीके का। अब ये स्ट्रेस से आप कैसे डील कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड है ट्रॉमा, जो मैंने पहले भी बात करी, अर्ली फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज। अगर अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो ये बहुत बड़ा कारण है एडिक्शन का, क्योंकि जब वो एज ए इंडिविजुअल एडल्ट ग्रो करता है तो उस मेमोरी को छुपाने के लिए, क्योंकि वो सही जगह नहीं जा पाता है, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो एडिक्शन का सहारा लेता है। थर्ड है विटनेसिंग वायलेंस। ये भी फैमिली का पार्ट आ जाता है। अगर किसी फैमिली में अगर बचपन से वायलेंस देखा है, अच्छा वातावरण, जैसे प्लांट्स होता है, उनको वातावरण बहुत अच्छा चाहिए होता है ग्रो करने का। ये तो जेसी बोस ने भी कहा था, एक रिसर्च में हुआ था कि जिस प्लांट को बार बार अच्छा बोला गया और अच्छा नर्चर किया गया तो वो ग्रो किया। वैसे ही हम एज ए इंडिविजुअल जहाँ वायलेंस रहता है हम लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, ग्रो मेंटली। पीयर्स हु यूज ड्रग, अगर आपके पीयर्स में है पीयर प्रेशर जो होता है, अगर आपके फ्रेंड है तो जैसे आप लोगों की एज जनरली फ्रेंड्स बहुत प्रिय होते हैं। ये आप लोगों ने, हम लोगों ने भी ये फेस किया है। तो एक पीयर प्रेशर हर कोई महसूस करता है। और ड्रग अवेलेबिलिटी, देखिए अवेलेबिलिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ड्रग सप्लायर मैक्सिमम जो टारगेट करते हैं आप जैसे बच्चों को ही करते हैं, आपको इजीली अवेलेबल करा दें, तो बहुत चांसेस होते हैं। और उनको तो फायदा चाहिए, उनको तो मनी चाहिए, तो वो आप जैसे बच्चों को टारगेट करते हैं। No single factor determines whether a person will become addicted to drugs. कोई सिंगल फैक्टर डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि व्यक्ति ड्रग का एडिक्ट होगा या नहीं। Genetic factors account for 40 to 60% of persons' vulnerability to addiction, including the effect of environment on these factors. Genetic factor जो होते हैं 40 to 60% ही अफेक्ट करता है। Parents और older family members who abuse alcohol or drugs or who engage in criminal behavior can increase children's risk of developing their own drug problem. वही है, अगर आपकी फैमिली में वायलेंस है या क्रिमिनल फैमिली से है तो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। The earlier a person begin to use a drug, the more likely they are to progress to more serious abuse. जितना जल्दी ड्रग में अगर बच्चा आ गया है तो बहुत चांसेस हैं कि वो उसका प्रोलॉन्ग यूज करें, आगे तक यूज करें, ठीक है, और सीरियस अब्यूज हो उसका। तो अर्ली अगर एडिक्शन हो चुका है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मोकिंग अ ड्रग और इंजेक्टिंग इट इनटू अ वेन इंक्रीजेस इट्स एडिक्टिव पोटेंशियल। एक एडिक्टिव पोटेंशियल होता है, अगर डायरेक्टली वेन के थ्रू करा जाता है तो वो उसका एडिक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, तो बहुत चांसेस है एडिक्शन में
people will never develop diabetes because they never go over a certain weight. Much like some people will never become drug dependent because they never try drugs. If they did, they would in both cases. कुछ लोगों को डायबिटीज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ सर्टेन वेट को, ओबेसिटी को नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं। ऐसा ही सेम ड्रग्स भी है, तो कुछ लोगों को ड्रग्स मिलती नहीं है, इसी वजह से वो ड्रग एडिक्टिव नहीं होते। Does drug abuse causes mental disorder or vice versa? Drug abuse and mental disorder often coexist. In some cases, mental diseases may precede addiction. In other cases, drug abuse may trigger or exacerbate mental disorders, particularly in individuals with specific vulnerabilities. ड्रग अब्यूज और मेंटल डिजीज जो है ये कोएग्जिस्ट करते हैं। कैसे? ये मैंने जैसे बताया, आप ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा भी जो एक साइकिल आपको पहले बताया था, विशियस साइकिल, आप कंटिन्यूअस गिल्ट, शेम की फीलिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं आपके डिप्रेशन में जाने के। तो जो अल्कोहल होती है और ड्रग्स होती है वो डिप्रेशन की फीलिंग आपको क्रिएट करती है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है मैं सही नहीं कर रहा, तो उससे उभरने के लिए डिप्रेशन होता है। तो ड्रग से इंड्यूस्ड डिप्रेशन, ड्रग इंड्यूस्ड डिप्रेशन। अब सेकंड क्या होता है, डिप्रेशन अगर ऑलरेडी है किसी को डिप्रेस फील कर रहा है, अरे साथ में होता है कि डिप्रेस फील होता है, चलो हम 2 पैग लगाते हैं, तो ये उससे कोप करने का भी है। तो ये दोनों चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो हमको ये सहारा नहीं लेना है, हमको अपने डिप्रेशन को ट्रीट करना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। हम ऐसे इमोशन बार बार फील करते रहेंगे और हम हर बार ड्रग्स का सहारा इससे कोप करने के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत प्रीशियस है। और जैसा मैंने आपको बताया, ड्रग अब्यूज के कारण भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी। हर इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि जीन्स में हमारे डिजीज होती हैं, तो अगर जीन्स में वो डिजीज हैं तो उससे वो आगे आते हैं। 50 to 75% ऑफ ऑल क्लाइंट्स हैव सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये रिसर्च में पाया गया, जितने भी 50 to 75% आते हैं तो उसमें साइकेट्रिक जो डिजीज है ऑलरेडी होती है, उससे कोप करने के लिए वो एडिक्शन में जाते हैं। अब देखिए फैमिली कैसे, जब इंसान एडिक्शन से बाहर आना चाहता है तो फैमिली बॉन्डिंग जो होती है वो कैसे इफेक्ट करती है। पार्टिसिपेशन बाय फैमिली मेंबर्स इज एसोसिएटेड विद बेटर ट्रीटमेंट, कंप्लायंस एंड आउटकम। अगर किसी की फैमिली हेल्प कर रही है उससे बाहर आने में, एडिक्शन से बाहर आने में, तो देखा गया है जो पेशेंट कंप्लायंस है, जो ट्रीट होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पेशेंट कंप्लायंस है, और आउटकम, एडिक्शन से बाहर आने का जो आउटकम है वो बढ़ जाता है। फैमिली मेंबर्स गेन अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकवरी। अगर फैमिली मेंबर्स को पता है और उनके अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये रिकवरी उसकी हो जाएगी। फैमिली मेंबर्स एंड द पर्सन इन रिकवरी अंडरस्टैंड द रेस्पेक्टिव रोल्स एंड गोल्स। हर फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि हमारे पर्सन को रिकवरी करने में क्या क्या गोल्स और गोल्स का योगदान है। फैमिली मेंबर्स एंड द पर्सन इन रिकवरी गेट सपोर्ट इन द रिकवरी प्रोसेस। तो फैमिली मेंबर्स और जो पर्सन होता है रिकवरी पाने के लिए, वो रिकवरी प्रोसेस में फैमिली मेंबर्स से हेल्प ले सकते हैं। Treating a bio-behavioral disorder must go beyond just fixing the chemistry. We need to treat the whole person. देखिए हमारी जो बॉडी है बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, तो हमको हर लेवल में उसको ट्रीट करना है। तो बिहेवियरल थेरेपीज भी देनी है उसको, सोशल सर्विसेज भी देनी है, सोशल कॉन्टेक्ट, क्योंकि एडिक्टेड इंसान का सोशल जो ऑरा है वो भी खराब हो चुका होता है, उसकी सोशल सोसाइटी में जो छवि है वो धूमिल हो जाती है। और मेडिकल सर्विसेज भी देनी है, बार बार ट्रेनिंग आती है तो उसके लिए ड्रग्स देनी पड़ती है, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेडिकेशन भी चाहिए होता है। तो जब एक एडिक्टेड इंसान होता है तो ट्रीटमेंट के पार्ट में सारे एस्पेक्ट को हमको फुलफिल करना पड़ता है। बेसिक ट्रीटमेंट कंसिडरेशन। Many substance dependent individuals demonstrate low impulse control. जो impulse है impulse को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, low tolerance for frustration, frustration को बहुत easily frustrate हो जाएंगे, high likelihood of psychiatric complication like paranoia, delusion, agitated depression. बहुत chances है उनको paranoia मतलब कुछ कहें कि हमको कुछ दिख रहा है, और संशय
के अंदर हो, डिल्यूजन हो, और एजिटेटेड डिप्रेशन। हाई रिस्क फॉर एक्सप्लोसिव, बहुत केसेस में ये वायलेंट भी हो जाता है। हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड हाई रिस्क ऑफ सुसाइड, बहुत हाई रिस्क होता है डिप्रेशन का और बहुत रिस्क होता है सुसाइड का। ऐसे इंसान क्योंकि उससे वो कोप नहीं कर पाते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स होती है। कॉग्निटिव एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव हमारी जो डिसीजन लेने की क्षमता है, हमारा जो ब्रेन है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ब्रीफ अटेंशन स्पैन, वो व्यक्ति आपकी बात सुन नहीं पाएगा ना समझ पाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो अफेक्ट हो चुका है। बायोसाइकोसोशियल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है? मेडिकल डिटॉक्स, मेडिकल डिटॉक्स करा जाता है, एंटी क्रेविंग मेडिकेशन दी जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ कोमॉर्बिड मेडिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मेडिकल डिटॉक्स होता है, एंटी क्रेविंग मेडिकेशन दी जाती है, और क्योंकि उसके साथ बहुत चांसेस है कोमॉर्बिड लंग डिजीज होने के, डायबिटीज होने के, तो उनको भी ट्रीट किया जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मोटिवेशनल काउंसलिंग, सो काउंसलिंग करी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, इंटेंस आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, साइको एजुकेशन। साइकी मीन्स माइंड, माइंड की एजुकेशन। देखिए माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है। अगर हम माइंड से, अगर हम जैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम माइंड से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फैमिली थेरेपी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडिक्टेड व्यक्ति की फैमिली बहुत सफर करती है। रोल ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, ये आपको हम लेटर बताएंगे कि आयुर्वेद और उसका क्या रोल है। ट्रीटमेंट कैन वर्क, नो सिंगल ट्रीटमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर ऑल इंडिविजुअल। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। एडिक्शन में सिर्फ एक मैकेनिज्म काम नहीं करता है, तो एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ मेडिकेशन से नहीं होगा, सिर्फ फैमिली इन्वॉल्वमेंट से नहीं होगा। तो जब सारे पार्ट मिलते हैं, एक साथ होते हैं, तब वो ट्रीटमेंट का असर आता है। ट्रीटमेंट नीड टू बी रेडिली अवेलेबल, ट्रीटमेंट रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। ट्रीटमेंट मस्ट अटेंड टू मल्टीपल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट जस्ट ड्रग यूज। जो इंडिविजुअल की मल्टीपल नीड्स है, उस पर टारगेट होना चाहिए। मल्टीपल कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, बहुत सारे ट्रीटमेंट के कोर्सेज है। ये चैलेंज है अपने आप में, एडिक्शन से का ट्रीटमेंट बहुत चैलेंजिंग है। रिमेनिंग इन ट्रीटमेंट फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम इज क्रिटिकल फॉर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। एक ट्रीटमेंट का एडिक्वेट जो पीरियड होता है वो क्रिटिकल होता है ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस के लिए। रिलैप्स, 60% of people who successfully complete treatment will relapse within the first year after leaving the facility. इतना कॉम्प्लेक्स है एडिक्शन से निकलना, जितना आसान है एडिक्शन में जाना, उससे ज़्यादा मुश्किल है एडिक्शन से बाहर आना। तो 60% जो पीपल होते हैं वो ही सक्सेसफुली ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं। द लीडिंग कॉज फॉर रिलैप्स इज फेलियर टू अलाउ द प्रिस्क्राइब्ड कंटिन्यूइंग केयर प्लान सेटअप एंड डिस्चार्ज। जो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो व्यक्ति है, जो कंटिन्यू केयर प्लान है, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। आप ऐसे कोई बता सकते हैं कि इतना टफ क्यों है? अगर एक बार वो एडिक्शन से निकल गया तो फिर से वो एडिक्शन में क्यों आ जाता है? कोई बता सकते हैं आप में से? क्योंकि हमारी मेमोरी है ना, मेमोरी बार बार आती है, किसी चीज की मेमोरी होती है, बार बार हमारे ब्रेन में फिक्स्ड हो चुकी है, हमारे न्यूरल पाथवे बन चुका है। और न्यूरल पाथवे इतना इजी होता है, एक पाथवे बन गया है, क्यों हम एक ही कपड़े को यूज करना चाहते हैं, क्यों हम एक ही पेन को यूज करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे न्यूरल पाथवे बन चुका है। तो फुल रिकवरी इज अ चैलेंज, फुल रिकवरी चैलेंज है, बट इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। रिलैप्स, फिर से आने के जो रिलैप्स के जो चांसेस होते हैं, लेसन्स टू लर्न, हमारे लिए क्या लेसन है? डेमोन्स्ट्रेट्स द रिकवरी पर्सन्स कंटिन्यूड वल्नरेबिलिटी। ये दिखाता है कि जो रिकवर्ड पर्सन है उसकी वल्नरेबिलिटी हमेशा के लिए है। अगर वो एक बार एडिक्शन से बाहर आया है तो चांसेस है वो दोबारा एडिक्शन में जाए। तो एक वल्नरेबिलिटी उस इंसान के साथ हमेशा रहती है। तो ये देखिए आपके जीवन की गुणवत्ता को कितना खत्म कर देता है। एक व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता था, कंट्रीब्यूट कर सकता है, अब एसेट हो सकता था हमारे समाज के लिए, अब वो एक बोझ बन चुका है। क्योंकि वो उसका क्या है, एम क्या है, बस मुझे एडिक्शन से बाहर आना है, यही वो ऑलरेडी यही सोचता रह जाता है और उसकी फैमिली यही करते रह जाती है। तो एक एडिक्टेड इंसान की हर एस्पेक्ट में डिस्ट्रक्शन ही होता है।
progress fast with progressive psychological and behavioral changes. Relapse क्या करता है? फिर progressive psychological और behavioral फिर से changes वही आते हैं. Can start hours, days, weeks or months before a person uses mood altering chemicals. वो कुछ hours के बाद भी start कर सकता है, days और कुछ months से में भी use कर सकता है. वो अपने mood altering, क्योंकि memory है, mood alter करेगा, उसकी memory के कारण वही याद आएगा. When the world say give up, hope whispers, try it one more time. तो ये एक मोटिवेशन है जब सब कहते हैं कि गिव अप, वर्ल्ड से गिव अप, होप कहती है, आशा कहती है ट्राई इट वन मोर टाइम. तो मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं. आई एम नॉट टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी इजी, आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि इजी तो नहीं है पर हाँ ये वर्थ इट है. लास्ट में